प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं खूब बोलते हैं और इस बार उनके उस भाषण की चर्चा है जो मानसून सत्र में लोकसभा में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने 10 अगस्त को देश की लोकसभा में दिया। दरअसल संसद का पूरा ये जो सत्र है, मानसून सत्र, ये मणिपुर हिंसा की भेंट चढ़ गया। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच में होने वाला जो संघर्ष है वो उस सीमा तक पहुंच गया है कि उसको लेकर जो देश की स्थिति है उस पर लगातार चर्चा हो रही है। इसी बीच संसद का सत्र शुरू होने के ठीक पहले मणिपुर से ही एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें महिलाओं की जो स्थिति थी उसको देखकर कोई भी शर्मसार हो जाए। निश्चित ही बड़ी घटना थी, शर्मसार कर देने वाली घटना थी, दुखी कर देने वाली घटना थी और इसीलिए इस घटना पर अलग अलग तरीके के बयान आना भी स्वाभाविक था। लेकिन दुखद ये है कि जलते हुए मणिपुर के आँच के बीच भी राजनीति की रोटियां लगातार सेकी गई और सेकी जा रही है। हालांकि मानसून सत्र के शुरुआत में जब सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत का एक रिवाज है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपना बयान दिया, तब उन्होंने ज़रूर कहा कि मणिपुर की हिंसा जो है और उसकी जो घटना है वो दुख देने वाली है। जो वीडियो सामने आया है वो शर्मनाक है और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार हों उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष इतने भर से मानने को तैयार नहीं था। विपक्ष ने लगातार सदन में हंगामा किया और मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखें। इस पूरे हंगामे को देखते हुए सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव भी आया कि केवल मणिपुर हिंसा पर एक चर्चा रख लेते हैं और गृह मंत्री अमित शाह उस चर्चा को प्रस्तावित करेंगे। क्योंकि इस पूरी हिंसा के लिए, इस मामले के लिए गृह मंत्री सीधे सीधे जिम्मेवार माने जाते हैं, उनके ही दायित्व क्षेत्र का ये मामला है, इसलिए अमित शाह को इस पूरे मामले पर अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही बयान को लेकर अड़ा रहा। आगे जाकर जब विपक्ष को कोई और राह नहीं सूझी तो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का तय किया। जी हां, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भविष्यवाणी सही साबित हो गई जो उन्होंने जब 2014 में चुनकर आए थे उसके बाद सदन में कहा था कि आपको 2023 में भी मेरे खिलाफ, जब वो जवाब दे रहे थे 2018 में, 2019 में वापस चुनाव हो गए अविश्वास प्रस्ताव का, तो उन्होंने कहा था आपको मेरे खिलाफ 2023 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका अवश्य मिलेगा। देखिए, उनका आत्मविश्वास था या भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी सच साबित हो गई और सचमुच 2024 के चुनावों के ठीक पहले 2023 के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये तो तय था कि आंकड़ों के खेल पर यह अविश्वास प्रस्ताव टिकने वाला नहीं है। दरअसल जो पूरे 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए इस देश में, उसमें केवल एक बार ही ऐसा हुआ कि जब मोरारजी देसाई की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान के पहले ही हटना पड़ा। दरअसल उन्होंने देखा कि आंकड़ों के खेल में वो पीछे हैं तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ज़्यादातर सरकारों को घेरने के लिए, सरकारों को किसी मुद्दे पर अधिक जवाबदेह बनाने के लिए और जनता के बीच में ये छवि बनाने के लिए कि इस मुद्दे को लेकर सरकार की जो घेराबंदी है वो कर दी गई है विपक्ष द्वारा, इसी तरीके के हथियार के रूप में ज़्यादा उपयोग होता रहा है। जो कि कहा भी गया बाद में, अधीर रंजन चौधरी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हम तो इतना चाहते थे कि इतनी बड़ी घटना को लेकर प्रधानमंत्री की और सरकार की जवाबदेही तय हो। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव आया, बहुत लंबी चर्चाएं हुई। असम से जो कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने प्रस्ताव की शुरुआत की। भाषणों की एक लंबी फहरिस्त रही। निशिकांत दुबे ने अपनी बात रखी, स्मृति ईरानी ने बात रखी, गृहमंत्री अमित शाह ने तो बहुत लंबा वक्तव्य मणिपुर हिंसा को दिया और लगातार वो विपक्ष पर भी हमलावर रहे। लॉकेट चटर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच में भी बहस हुई। सभी ने अपने अपने तरीके से बात रखने की कोशिश की। 10 अगस्त को 4 बजे का समय नियत था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की फहरिस्त होने की वजह से दरअसल 5 बजे के आसपास उनका नंबर आया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, खूब बोले। लगभग 2 घंटे और 12 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने इतने तीखे हमले विपक्ष पर और ख़ास तौर पर कांग्रेस पर किए कि अभी तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इसको अवसर बनाया अपनी वो सारी बातें कहने का जो अपने चुनावी भाषणों में भी कहते हैं और जिस तरीके से वो विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। उन्होंने तो कहा भी कि एक शायद सीक्रेट है जो किसी को मालूम नहीं है। विपक्ष और ख़ास तौर पर कांग्रेस जिस चीज़ का भी बुरा चाहते हैं, जिसके बारे में बुरा कहते हैं, दरअसल उसका भला होता है। उन्होंने अपने उदाहरण से शुरू किया कि 20 साल से तो मेरा क्या क्या बुरा करने की इन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन देख लीजिए आज मैं कहाँ हूँ। इसी तरह के उन्होंने कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों को लेकर कांग्रेस और विपक्ष हमलावर रहे। देखिए, बैंक सारी मुनाफे में चल रही हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर लगातार हमले किए गए, लेकिन वो भी देख लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देश को लेकर ये लोग गलत बात कहते हैं, लेकिन देश तरक्की कर रहा है। विदेशों में जाकर देश की छवि धूमिल करने की बात पर भी बिना नाम लिए उन्होंने राहुल गांधी पर
कड़ा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो देश की बढ़ती हुई साख से खुश नहीं हैं और विदेशों में जाकर बार बार देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग जानते नहीं हैं कि देश अब रुकने वाला नहीं है, देश अब झुकने वाला नहीं है। दो बातें सबसे महत्वपूर्ण बहुत चर्चा में रही प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की। एक तो उनका है आत्मविश्वास, इतना ज़बरदस्त आत्मविश्वास कि उन्होंने कह दिया कि आप लोग सब मिलकर फिर से 2028 में हमारी सरकार के खिलाफ, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं, ऐसी मैं बात कहता हूं। और उन्होंने ये बात जिस ढंग से की है, इसके पहले भी प्रगति मैदान पर बने नए संकुल के उद्घाटन में उन्होंने कहा था कि हम 2024 में जीत रहे हैं और इससे भी ज़्यादा बहुमत से जीत रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो 24 की तैयारी में पहले ही जुट चुके हैं। एक तो उन्होंने लोकसभा में भी पूरे आत्मविश्वास से इस बात को दोहराया कि 2024 में भी एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार वापस आ रही है और इसी विपक्ष को फिर से मौका मिलेगा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। अधीर रंजन चौधरी को लेकर दिलचस्प राजनीति पूरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चलती रही। सबसे पहले तो उनको कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था। इस पर तंज कसते हुए अमित शाह ने भी अपने भाषण में कई बार इस बात का जिक्र किया। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी को सदन में बोलने का मौका मिला। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले बोले थे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी भाषण की शुरुआत में ही जिक्र किया कि अधीर रंजन जी को हाशिए पर डाल दिया गया है। अधीर रंजन जी को जब अमित शाह जी ने बोला तब जाकर, और जो सभापति हैं उनकी भलाई की वजह से बोलने का अवसर मिल गया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी सब गुड़ का गोबर कर देने में माहिर हैं। बड़ा तगड़ा तंज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। दरअसल इसके पीछे राजनीति छुपी है, क्योंकि जो कुछ भी बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुआ उसमें अधीर रंजन चौधरी लगातार तृणमूल कांग्रेस, उसकी सरकार और ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत मुखर रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी दिया है, बहुत तीखे और तगड़े वक्तव्य भी दिए, जिसके लिए अधीर रंजन चौधरी जाने भी जाते हैं। लेकिन जब ये पूरा INDIA जो गठबंधन है विपक्ष का, उसके गठन की बात आई, तब इस पर आपत्ति जताई गई तृणमूल कांग्रेस के द्वारा और ये माना गया कि अगर अधीर रंजन चौधरी इतने ही मुखर, इतने ही प्रमुख बने रहेंगे तो शायद इस गठबंधन में कोई दिक्कत आ सकती है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी को धीरे धीरे कांग्रेस ने पीछे ढकेलना और प्रमुखता से सामने लाना कम कर दिया। इसी को शायद भांपते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, जो चतुर रणनीतिकार भी हैं, इस बात के लिए उकसाया गया कि अधीर रंजन चौधरी सदन में अपनी बात रखें और अपने बयान दें। जानते थे कि शायद अधीर रंजन चौधरी उकसावे में आकर, उत्साह में आकर कुछ ऐसा बोल देंगे जो विवाद का विषय बन सकता है। ऐसा ही हुआ भी। महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र करते हुए वो भावावेश में जो राजा है उसकी तुलना प्रधानमंत्री मोदी से कर बैठे। इसी वजह से उनका ये जो पूरा मामला है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस उनको दिया गया संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा, और अब वो मामला संसद की जो विशेषाधिकार देखने वाली समिति होती है उसको भेज दिया गया है और तब तक उनको सदन से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का अपने पूरे भाषण में लगभग 50 बार जिक्र करते हुए बहुत तीखे हमले किए। उन्होंने वो इतिहास याद दिलाया कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हरी और लाल मिर्च का फ़र्क नहीं कर पाते। इसका दरअसल उनका ये संदर्भ था जब राजीव गांधी एक बार खेतों का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि अगर हरी मिर्च इस तरीके से उगती है तो लाल मिर्च किस तरीके से उगती है। उनकी इस अज्ञानता पर पहले भी कई व्यंग्य तंज होते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में उसका भी जिक्र किया। जो छुट्टियां मनाने नौसेना के जहाज़ पर चले गए थे राजीव गांधी और सोनिया गांधी, उस किस्से को लेकर भी काफ़ी विवाद होता रहा है। उसका जिक्र भी उन्होंने भरे सदन में किया। असम का जिक्र और प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र उन्होंने किया। पूर्वोत्तर के लिए किस तरीके से कांग्रेस ही जिम्मेदार है उसका जिक्र किया। उन्होंने अपने लंबे भाषण में जब बहुत देर तक मणिपुर का जिक्र नहीं किया तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि विपक्ष के वॉकआउट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर की जो घटना है उससे हम दुखी हैं, लेकिन मणिपुर का समाज एक समावेशी समाज है। मणिपुर भारत के माथे का मुकुट है। मणिपुर को लेकर हम भी प्रतिबद्ध हैं। और उन्होंने वो तमाम बातें कहीं जो प्रधानमंत्री पद पर रहकर जवाबदेही के साथ कही जा सकती थी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति कायम करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मणिपुर की जो हिंसा है वो आज नहीं हुई है। मणिपुर की समस्या का जन्म आज नहीं हुआ है। दरअसल उसके लिए जिम्मेदार पिछली कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जिन्होंने अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते और दूरदृष्टि न होने की वजह से इस समस्या को जन्म दिया। ये सारे प्रधानमंत्री के आरोप हैं जो उन्होंने भरे सदन में लगाए हैं। हालांकि इस बीच विपक्ष सदन में नहीं था, वॉकआउट करके सदन से बाहर जा चुका था। इस पर प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा भी, कोई बात नहीं, ये लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते, पूरा देश तो सुन रहा है। उनका आशय इस बात से था कि उनका पूरा भाषण
तमाम टेलीविज़न चैनलों पर और तमाम यूट्यूब चैनलों पर और मीडिया के माध्यम से लाइव सभी जगह देखा जा रहा था। अमरउजाला.com पर भी संसद की पूरी कार्रवाई और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण लाइव था और इसको जिस तरह का प्रतिसाद मिला था, जिस तरीके से लोग इसको अधिक से अधिक संख्या में देख रहे थे और टिप्पणियां कर रहे थे, उससे भी जाहिर था कि इस भाषण को लेकर लोगों में उत्सुकता थी। उसी का सदुपयोग करते हुए एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर का उपयोग न केवल विपक्ष पर हमले करने के लिए बल्कि अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए भी किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने युवाओं को हौसला दिया है, विश्वास दिया है, देश की साख को आगे बढ़ाया है। हम निरंतर इसी तरीके से अपना काम करते रहेंगे और विपक्ष के पास करने को कुछ नहीं है। तो इन्होंने अपनी यूपीए की पहचान भी खो दी और इन्होंने जो इंडिया का गठबंधन बनाया है INDIA, वो दरअसल घमंडिया गठबंधन है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में और एक लंबे भाषण में, जिसको कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक किसी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जवाबों में ये अब तक का सबसे लंबा भाषण है, उस जवाब के माध्यम से विपक्ष को लगातार घेरने की कोशिश की। इसके बाद विवाद अभी भी थमे नहीं है। जब राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया था सदन में, तो राहुल गांधी के भाषण के बाद बाहर निकलते समय उनके द्वारा जो तथाकथित रूप से फ्लाइंग किस दी गई, उसका मुद्दा अभी भी जोरों पर है, गर्म है। उसको लेकर वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। उसी के बीच अधीर रंजन चौधरी का निलंबन भी हो गया है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने हमलावर रणनीति अपनाने की बात कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत तीखा बयान दिया है। खुद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने प्रतीक के तौर पर महाभारत की कथा का और चीरहरण वाले प्रसंग का जिक्र किया था। इसका सीधा मतलब ये नहीं था कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला कर रहे हैं। हालांकि अब वो निलंबित हो चुके हैं और आगे समिति की तरफ से क्या उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरा हंगामेदार सत्र 2 दिन लगातार अविश्वास प्रस्ताव के बहस के साथ आज आखिरी दिन में है। अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है 11 अगस्त को। देखना ये दिलचस्प होगा कि ये सारी जो बहस है ये राजनीति में किस करवट पर बैठेगी। फिलहाल बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की, जिसमें उन्होंने अपने तेवर दिखाते हुए विपक्ष को घेरने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और उसमें मणिपुर हिंसा का जिक्र उन्होंने किया था प्रभावी तरीके से, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके अनुभवों का भी जिक्र उन्होंने किया था। उन्होंने लेकिन ये बात ज़रूर कह दी थी कि मणिपुर में भारत माँ की हत्या हुई है। इसी बात को स्मृति ईरानी ने भी बहुत तगड़ा प्रतिकार करते हुए सदन में उठाया था और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कहा कि ये लोग तो भारत माँ की हत्या तक करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि शायद सीधे सीधे मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तुलना भारत माँ की हत्या से कर देना थोड़ा अतिरेक हो गया था राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में बयानों का खेल है और हमने ये तक देखा है कि कई बार एक बयान भी चुनाव बदल देने में कई बार बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस वक्त बात इस बात की है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव था, इस पर प्रधानमंत्री मोदी जिनको आखिर में बोलना था वो बोले और खूब बोले। इसकी प्रतिध्वनि से राजनीति के क्या क्या सुर निकलेंगे, इसके बारे में जो कुछ भी जानना है उसके लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।